नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा खबरें आ रही हैं कि जो 8th पे कमीशन है उसमें 400% सैलरी हाइक हो सकता है। ये आप देख सकते हो खबर, 8th पे कमीशन 400% सैलरी हाइक, 5 फिटमेंट फैक्टर फॉर्मूला। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये फिजिबल है, मतलब ये जो रिकमेंडेशन है किसके द्वारा दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है जब मैं कहता हूं 5 फिटमेंट फैक्टर फॉर्मूला, क्योंकि ये पहली बार इस तरह की चीजें प्रपोज की जा रही हैं। क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं 31 मई तक आपके पास मौका है 50% फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी यूपीएससी कोर्सेज पर लेने का। मतलब अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027, 28, 29 किसी भी साल की, तो इस बैच को आप लीजिए जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक पूरी तैयारी कराई जाएगी। स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, मेंटरशिप, रिवीजन, टेस्ट सब कुछ आपको मिलेगा। और लास्ट यहां पर 31 में रात 12 बजे तक आप ले सकते हैं। कोई भी और डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि ये हुआ क्या है। मतलब 8th पे कमीशन अगर आज के डेट में आप देखोगे ना, तो ये सिर्फ रूटीन सैलरी रिवीजन एक्सरसाइज नहीं, यहां पर एक काफी ज्यादा चर्चा हो रही है कि मतलब क्या होने वाला है। पूरे देश भर में यहां पर डिबेट चल रहा है कि गवर्नमेंट कितना बढ़ा सकती है सैलरी, कितना रियलिस्टिकली पॉसिबल है। और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई है ना, यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बॉडी है जिसका नाम है IRTSA, दैट इज इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन। इनके द्वारा कुछ रिकमेंडेशन दिया गया, क्योंकि हर एक ग्रुप अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दे रहा है, चर्चा चल रही है कितना होना चाहिए कितना नहीं। और इसी की वजह से इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया उसमें यह कहा है कि सैलरी रिवीजन जो फॉर्मूला है उसके आधार पर जो सबसे सीनियर एम्प्लॉयज होंगे उनको 400% तक हाइक मिलनी चाहिए। अब इसके पीछे का आपको समझने के लिए क्यों बोला गया है और क्या कारण है, कितना होगा इससे, इसके पहले आपको समझना होगा पे कमीशन क्या है। देखो, पे कमीशन एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड बॉडी होती है जो कि भारत सरकार ने 8th पे कमीशन के लिए ऑलरेडी अपॉइंट कर रखा है, क्योंकि अभी तक 7th पे कमीशन लागू चल रहा है अभी भी। तो यहां पर होता क्या है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टेट का जो है वो अपने अपने राज्य की जो सरकारें हैं वो अपने हिसाब से देखती हैं, लेकिन क्या होता है जनरली जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये पे कमीशन में रिकमेंडेशन होता है वो काफी इन्फ्लुएंस होता है स्टेट में भी। तो यहां पर पेंशन, अलाउंसेस, सर्विस कंडीशन, ये सब कुछ मेंशन होता है। अब अगर आप देखोगे तो 5th जो पे कमीशन आया था वो 1996 में इंप्लीमेंट हुआ, 6th वाला 2006 में, 7th वाला 2016 में, और 8th वाला भी जो है वो 2026 से लागू हो जाएगा। ऑल्दो हो सकता है इसका रिकमेंडेशन वगैरह इस साल के एंड में फिर 2027 में आए, लेकिन जो सैलरी हाइक मिलेगी ना वो आपको 2026 के अकॉर्डिंग से मिलेगी, जनवरी से ही। तो वो चिंता करने की बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर रिकमेंडेशन का इंपैक्ट आप देख सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अलावा जो डिफेंस पर्सनल हैं, पेंशनर्स हैं, इन सब के ऊपर भी आएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि ये जो बॉडी ने रिकमेंड किया है फिटमेंट फैक्टर को लेकर, वो क्या है? फिटमेंट फैक्टर का मतलब क्या होता है? देखो, ये सिंपली एक मल्टीप्लायर है। मतलब यहां पर जो एग्जिस्टिंग बेसिक पे है उसमें कितना रिवीजन होगा, कितनी बढ़ोतरी होगी, वो डिटरमाइन करता है फिटमेंट फैक्टर। अब फॉर्मूले से समझिए, जैसे मान लीजिए पहले वाला बेसिक पे, जैसे मान लो 7th पे में 7th पे कमीशन जो है उसमें जो बेसिक पे था उसको आप मल्टीप्लाई कर दो फिटमेंट फैक्टर से, तो वो आपका न्यू बेसिक पे निकल आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि अभी के हिसाब से 7th पे कमीशन के हिसाब से किसी की बेसिक सैलरी जो है, बेसिक पे, क्योंकि इसके अलावा डीएनएस अलाउंस बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं सिर्फ बेसिक पे की बात कर रहा हूं, तो मान लो वो 30,000 है और मैं कहता हूं कि सरकार ने डिसाइड किया, पे कमीशन ने डिसाइड किया कि फिटमेंट फैक्टर हम इस बार 3 रखेंगे, तो सिंपली आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब न्यू बेसिक पे कितना हो जाएगा? ये 90,000 हो जाएगा। मतलब ये जो सिंगल नंबर है ना, वही काफी हद तक डिटरमाइन करता है कि कितनी सैलरी हाइक होगी। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन ये है कि पहले के पे कमीशन ने कितना आपका रखा था फिटमेंट फैक्टर। देखो, 6th पे कमीशन का अगर आप देखोगे तो फिटमेंट फैक्टर था 1.86 और जो 7th पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर था वो था 2.57। अब देखिए, 6th पे कमीशन में जो बेसिक पे था, मान लो वो 7,000 रुपए था बेसिक पे। अब 7th पे कमीशन ने ये जो 2.57 अनाउंस किया, तो मतलब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 7,000 गुणे 2.57, ये बन जाएगा आपका 18,000। तो जो 7th पे कमीशन के हिसाब से बेसिक पे बना वो था 18,000 रुपए। लेकिन यहां पर ये जो बॉडी है ना IRTSA, इन्होंने क्या प्रपोजल दिया है? देखो, हिस्टोरिकली क्या होता है कि जब भी फिटमेंट फैक्टर आता है वो एक सिंगल होता है, सभी के लिए सेम होता है, चाहे आप वो लेवल 1 के हो, लेवल 16 के हो, लेवल 18 के हो, डजेंट मैटर। यहां पर सभी के लिए फिटमेंट फैक्टर एक ही होगा। लेकिन IRTSA ने आर्गुमेंट ये दिया है कि ये जो सिस्टम है इसमें फ्लॉज हैं। यहां पर अलग अलग जो पे ग्रेड के एम्प्लॉयज हैं उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टेक्निकल एक्सपर्टीज होती है, डिसीजन मेकिंग अलग अलग अथॉरिटी के पास होती है, रिस्क प्रोफाइल होता है, सुपरवाइजरी बर्डन होता है।
है, तो हम सभी के लिए एक सिंगल फिटमेंट फैक्टर नहीं रख सकते। अब 8th पे कमीशन में सरकार को 5 अलग अलग फिटमेंट फैक्टर रखने चाहिए। जैसे इन्होंने यहां पर रिकमेंडेशन दिया है, जो लेवल 1 से लेवल 5 पे लेवल वाले एम्प्लॉइज हैं उनका फिटमेंट फैक्टर आप 2.92 रख दो, जो लेवल 6 से लेवल 8 तक है उनका 3.5 रखो, लेवल 9 से लेवल 12 के बीच में उनका 3.8 होना चाहिए, लेवल 13 से 16 के बीच में उनका 4.09 होना चाहिए, और जो लेवल 17 और 18 वाले जो सबसे हाईएस्ट लेवल के एम्प्लॉइज होते हैं जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह, तो उनका यहां पर फिटमेंट फैक्टर 4.38 होना चाहिए। तो ये 5 अलग अलग फिटमेंट फैक्टर रिकमेंडेशन दिया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर 400% सैलरी हाइक की क्यों बात हो रही है? तो बेसिकली क्या है ना, जो लेवल 17 और 18 वाले की मैंने बात की, इनका बेसिक पे अगर आप देखोगे तो अभी 2.5 लाख है। तो यहां पर जो फिटमेंट फैक्टर प्रपोज किया गया वो है 4.38, मतलब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 लाख रुपए पर महीना जो सैलरी मिल रही है इसको आप 4.38 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 10,95,000। जी हां, मतलब अगर ऐसा हुआ तो जो कैबिनेट सेक्रेटरी जो हाईएस्ट लेवल की पोस्ट होती है उनका जो 2.5 लाख रुपए का बेसिक पे है ये बढ़कर हो जाएगा आपका 10.95 लाख रुपीस। तो इसी की वजह से इसको 400% सैलरी हाइक बताया जा रहा है। इनफैक्ट ये 400% से भी ज्यादा हो गया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या एक्चुअल में ये 400% सैलरी हाइक हुई? एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि आप समझो जब 2016 में लागू हुआ था 7th पे कमीशन, तो उस समय तो मान लो बेसिक पे 2.5 लाख। अब ऐसा तो है नहीं कि पिछले 10 साल से ये आपका सिर्फ 2.5 लाख रुपए ही मिल रहा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है उसमें बेसिक पे के अलावा ये सारी चीजें भी होती हैं, जैसे डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस। तो यहां पर अगर आप सिर्फ डीएनएस अलाउंस की बात करोगे ना, तो होता क्या है कि जैसे मान लो हर 6 महीने पे सरकार 3% आपको एक्स्ट्रा देती है, ठीक है, डीएनएस अलाउंस हर 6 महीने पे ऑलमोस्ट आप मान के चलिए, साल में 2 बार बढ़ता है, मतलब सालाना ऑलमोस्ट 6% सैलरी और बढ़ जाती है आपकी। तो उस हिसाब से आज के डेट में जो डीएनएस अलाउंस हो गया है वो 60% हो गया है। आप समझ रहे हो, मतलब 2.5 लाख का और 60% जोड़ दो, कितना हो गया? आई थिंक ये 1.5 लाख करीब आएगा। तो एक्चुअल में जो सैलरी मिल रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी जो हाईएस्ट लेवल है वो हो गई करीब 4 लाख रुपए। अब इस हिसाब से आप कंपेयर करो, अब 4 लाख से मान लो ये 10 लाख रुपए होगा, तो ये 400% थोड़ी हुआ, वो तो करीब 2-2.5 गुना हुआ, 2.5 गुना के आसपास। क्योंकि क्या होता है, जब नया वाला पे कमीशन होगा तो उसमें जो डीएनएस अलाउंस है उसको रीसेट कर दिया जाएगा 0 पर, और फिर वापस से 3-3% करके यहां पर चीजें बढ़ेंगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि जो एम्प्लॉय यूनियंस है उन्होंने क्यों हायर फिटमेंट फैक्टर मांगा है? सबसे पहला उनका कहना है इन्फ्लेशन, क्योंकि जिस तरह से फूड के प्राइसेस बढ़े, हाउसिंग कॉस्ट बढ़ा, एजुकेशन एक्सपेंसेस, हेल्थ केयर। यूनियन का आर्गुमेंट यह है कि जो 3-3% डीएनएस अलाउंस मिल रहा है ये एनफ नहीं है, हमें अच्छा खासा हाइक होना चाहिए, तब हम यहां पर चीजों को मीट कर पाएंगे, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मीट कर पाएंगे। फिर इसके अलावा फैमिली स्ट्रक्चर का कैलकुलेशन, इसमें भी बदलाव होना चाहिए। अभी के समय उनका कहना है कि जो सरकार फैमिली साइज देखती है वो 3 मेंबर के हिसाब से देखती है, जो कि रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। हर एक फैमिली में एवरेज करीब 4 से 5 तो कम से कम होते ही हैं मेंबर्स। तो इसलिए यहां पर जो हायर मिनिमम वेज है वो इस चीज को भी कंसिडर करना चाहिए। और फिर तीसरा कैरियर स्टैग्नेशन। देखो यहां पर हमने बात किया IRTSA, ये टेक्निकल बैकग्राउंड के एम्प्लॉयज हैं, तो उनका कहना है कि जो टेक्निकल एम्प्लॉयज होते हैं उनका प्रमोशन स्लो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, सैलरी प्रोग्रेशन उतना नहीं बढ़ता, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा फिटमेंट फैक्टर हो। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो और भी कई यूनियन बॉडीज हैं एम्प्लॉय की जो यहां पर अलग अलग चीजें डिमांड करेंगी, जैसे नेशनल काउंसिल जो स्टाफ वाले होते हैं, जो JCM, तो उनकी तरफ से डिमांड किया गया है कि बेसिक पे कम से कम 69,000 हो जाना चाहिए, फिटमेंट फैक्टर 3.83 होना चाहिए, और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको वापस से लागू करो। महाराष्ट्र पेंशन जो बॉडी डिमांड, वो उनके द्वारा डिमांड किया जा रहा है मिनिमम पे 65,000। फिर इसके अलावा AITUC जो है वो उनके द्वारा फिटमेंट फैक्टर कम से कम 3 बोला जा रहा है, बेटर पेंशन बेनिफिट। हर एक बॉडी जो है वो अलग अलग हिसाब से अपने हिसाब से डिमांड कर रही है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या गवर्नमेंट ये अफोर्ड भी कर पाएगी? क्योंकि सोच के देखो ना, अगर 4 फिटमेंट फैक्टर हो गया तो मैसिव राइज होगा सैलरी बिल में, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपेंस अचानक से सैलरी एक्सपेंडिचर तुरंत शूट अप हो जाएगा, पेंशन बर्डन इसके हिसाब से भी बढ़ेगा, क्योंकि आज अगर आप सैलरी ज्यादा कर रहे हो तो उस हिसाब से पेंशन का भी बर्डन बढ़ता जाएगा। तो इसकी वजह से सरकार के ऊपर जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि सरकार को और ज्यादा बोरो करना पड़ेगा। वेलफेयर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग होती है उसी को लेकर कंपटीशन चलता रहेगा। तो इसी की वजह से गवर्नमेंट जो है ज्यादातर इतना ज्यादा
बढ़ाती नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर कई एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि थोड़ा सा हमें रियलिस्टिक होना चाहिए। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.28 से 2.86 के बीच में हो जाना चाहिए। यूनियंस का डिमांड है कि देखो कम से कम 3, 3.5 से कम तो होना ही नहीं चाहिए। और यहाँ पर तो आपने देखा, जो मैंने समझाया, 4.38 फिटमेंट फैक्टर की बात कही जा रही है। खैर, लास्ट में क्वेश्चन ये भी है कि ये इंडियन इकोनॉमी पर कैसे इंपैक्ट करता है। देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। पॉजिटिव, जैसे ज़्यादा सैलरी मिलेगी तो कंजम्पशन ज़्यादा होगा, हाउसिंग में जो है लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे, जो ऑटोमोबाइल डिमांड, कारों की डिमांड बढ़ जाएगी, रिटेल और सर्विसेज ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक स्टिमुलस मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि इन्फ्लेशन भी तो बढ़ेगा, साथ साथ फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ेगा, सरकार को ज़्यादा बोरो करना पड़ेगा, यहाँ पर स्टेट के फाइनेंसेस के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वेलफेयर और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दोनों को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश करेगी। देखते हैं इसको लेकर क्या होता है। बाकी आपका क्या सोचना है, आपके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो ये जो कॉन्सेप्ट है लिविंग वेज का, ये फर्स्ट पे कमीशन के द्वारा ही एम्फसाइज किया गया था। क्या आप बता सकते हो ये जो लिविंग वेज का कॉन्सेप्ट है, ये कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आपको देखने को मिलेगा? हमारे संविधान के अंदर जो डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, तो उसमें से कौन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जिसमें इसके बारे में जिक्र किया गया है? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप न्यू कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2027, 28, 29, अभी 50% फ्लैट डिस्काउंट रात 12 बजे तक 31 में आपको मिल जाएगा। और यहां पर हमने स्मार्ट मॉडल कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाओगे एक डैशबोर्ड के थ्रू, जिसमें मेंटरशिप, असेसमेंट, रिवीजन, टेस्ट सब कुछ आपको दिख जाएगा। एंड कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।